Hi everyone. In last lecture we have studied about pollution and pollutant, and we have also studied about types of pollution and pollutants. In today's lecture we will discuss about some pollution acts. कुछ हम लोग pollution के acts जो बने हैं वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनका ज़रूरत क्यों पड़ा है और क्या क्या वो एक्ट बने हैं और कब कब वो उनका फॉर्मेशन किया गया है, कब कब उनको रूल में लाया गया है। तो सबसे पहले कोई भी एक्ट क्यों बनता है, आप देखते होंगे जब भी किसी जगह पर अगर क्राइम बढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड कुछ एक्ट्स बन जाते हैं, कुछ एक्ट्स बनाया जाता है। तो जब स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हो रहा था, जब टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा था, उस टाइम लोग पॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते थे कि एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। बट डे बाय डे जब उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट जब उनको नज़र आने लगा कि इनका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर में, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, वाटर लेवल में प्रॉब्लम होने लगी, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होने लगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगा, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, कुछ हम लोगों को क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करना होगा, कुछ हम लोगों को एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट को फॉलो करना होगा कि मतलब वहाँ तक हम लोग अगर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ तक माना जा सकता है कि मतलब इतना पॉल्यूशन तक आप, कोई भी अगर इंडस्ट्री बनाया गया है तो माना जा सकता है कि ये लिमिट है, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप इमिट करेंगे, चाहे वो एयर पोल्यूटेंट हो या वाटर पोल्यूटेंट हो, तो आपका वो इंडस्ट्री को सीज़ किया जा सकता है, उसको बंद कर सील कर दिया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ रूल बनाए गए हैं कि लोग उसके बियॉन्ड जाकर काम ना करें, उसके अंदर में ही काम करें। फॉर एग्जांपल आप बाइक या आप 4 व्हीलर रखे होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पर पॉल्यूशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इतना इतना लिमिट तक ही आप बाइक को या 4 व्हीलर को रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो व्हीकल है वो ज़्यादा इमिट कर रहा है तो इसका मतलब आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो आपका व्हीकल को साइड करना, मतलब उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर यूज़ करेंगे तो आपको फ़ाइन देना होगा, उसके रिगार्डिंग कुछ पेनल्टी देना होगा। तो आप देखे होंगे दिल्ली साइड में क्या होता है कि वो बाइक को या 4 व्हीलर को ज़्यादा पुराना अलाउड नहीं है वहाँ पर 10 साल 15 साल, आई थिंक कुछ ऐसा ईयर है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। कुछ वहाँ पर, जैसे वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा पोल्यूशन का चांसेस है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो वहाँ पर अलग क्राइटेरिया है, वहीं अगर जहाँ पर पोल्यूशन कम है तो वहाँ पर अलग क्राइटेरिया है, तो अलग जगह पर वो चेंज हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो क्यों लाया गया। पोल्यूशन जो डे बाय डे देखा गया कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे फिर क्या किया गया कि एक अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होता है, मतलब उसमें कुछ सुधार किया जाता है, कह सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संशोधन बोलते हैं। मतलब कुछ संशोधन किया गया संविधान में, तो उस संशोधन को हम लोग बोलते हैं 42nd संशोधन, मतलब 42nd अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में अगर आप बोलिएगा तो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत इसको लाया गया है। 42nd है ये अमेंडमेंट। ऐसे भी अगर आप जीएस पढ़े होंगे तो इसमें कुछ कुछ आपको नॉलेज होगा। इस अमेंडमेंट में प्रियम्बल जो होता है, संविधान का प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना होता है, उसमें कुछ वर्ड्स को भी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब जो वर्ड है वो उसको ऐड किया गया है। अगर आप जीएस पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको नॉलेज होगा, पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। तो ये अमेंडमेंट ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है, इसी संशोधन के तहत ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, तो उसी अमेंडमेंट में क्या किया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड भी कुछ संशोधन किया गया है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हुआ है उसी में क्या किया गया कि जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, उसी में बताया गया है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसे इम्प्रूव करना है। जो अपना वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, उसको हम लोगों को देख रेख रखना है, उसको देख रेख करना है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1976 में व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द 42nd अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द इन्वायरमेंट, इट बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। मतलब ये फर्स्ट कंट्री था जो ऐसा करने के लिए मतलब कर पाया था। तो ये 42nd अमेंडमेंट है संविधान का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अगर आप जीएस पढ़ते होंगे तो। उसके तहत क्या किया गया था कि हम लोगों को बोला गया था, एक तरह का ड्यूटीज़ दे दिया गया था कि एवरी सिटीजन का ये ड्यूटी होगा कि आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है, बचाना तो है ही, साथ में उसको इम्प्रूव भी करना है। या फिर फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट को भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है उसको भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके तहत सारा कुछ बताया गया है। तो वही यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि it imposes a duty on every Indian citizen to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to compassion for the living creature.
तो बोलने का मतलब वही है कि एवरी सिटीजन का ये एक तरह का ड्यूटी दे दिया गया है कि आप अपने आसपास जो है एनवायरनमेंट उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए। साथ में आप फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको भी आप साथ में आपको प्रोटेक्ट करना है, या जो क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर, उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप करने के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा हार्म करते जाएँ सारी चीज़ों को ख़त्म करते जाएँ, तो वैसा भी हमें नहीं करना है। तो ये लॉज जो बनाया गया है वो आपने देख लिया। अब हमने देखना है कि कितने लॉ बनाया गया है। मेन हम लोग लॉ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रूल बनाया गया है, लेकिन हम लोग मेन देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोल्यूशन लॉ है। तो फर्स्ट है वाटर लॉ। तो इसमें क्या लिखता है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद सेकंड जो लॉ बना है वो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद थर्ड लॉ जो बना है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो ये लिखा हुआ है आपको ये नज़र आ रहा होगा, ईयर्स जो लिखे हुए हैं 1974, 1981, 1986, मतलब उस टाइम ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये 1974 आपको दिख रहा होगा। और मैंने जब बताया कि अमेंडमेंट जो किया गया है वो कब किया गया था, वो 1976 में किया गया था। मतलब ये लॉ बनना स्टार्ट हो गया था 1974 से ही, लेकिन जब वो पास किया गया, कब किया गया, वो 1976 ही पास किया गया। तो वाटर पोल्यूशन लॉ ही फर्स्ट लॉ है जो सबसे पहले बनना स्टार्ट किया गया था, और उसको फिर 1976 में पास किया गया। उसके बाद 1 बाय 1 फिर एयर बन गया, फिर इन्वायरमेंट बन गया, फिर काफ़ी ज़्यादा और भी लॉ बने हुए हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर 3 देख लेंगे। आपके ये सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कितने सारे पढ़ने हैं, बस खाली लॉ के बारे में लिखा है। तो 3 हम लोग लिख लेंगे तो काम आपका इजीली हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग सारा इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ बोर्ड यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कुछ बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इस तरह का 2 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाते हैं, पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल बनाते हैं, और जो सेंट्रल से जो रूल बताया जाता है उनको ये फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। जब वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, तो जब वो मतलब बन रहा था तो उसी टाइम ये एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और एक स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद जो बोर्ड्स हैं इनको कुछ पावर्स दे दिया गया था। उनको पावर दे दिया गया कि आप जो भी इन्वायरमेंट है या आप नेचर है आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, और जो भी लॉज बनाए गए हैं उन लॉ को आपको फॉलो करवाना है। पॉल्यूशन के जो लॉ पास किए गए हैं उनको आपको फॉलो करवाना है। उसके लिए आप जो भी अपना स्टेप ले सकते हैं, चाहे आप उसके अगर उसको कोई इफेक्ट करता है तो आप उसको पेनल्टी कर दीजिए, उसको आप जेल भेज सकते हैं, इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं। ये सब उनके लिए उनको फुल अथॉरिटी दे दिया गया कि आपको पावर दिया जाता है कि आप उन लॉ को रेगुलेट करने के लिए, उनको मनवाने के लिए आप फ्री हैं। उनको कुछ पावर दे दिया गया कि आपका जो इन्वायरमेंट है उनको प्रोटेक्ट कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए। उनके लिए जो लॉ बनाया गया है आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए लोगों पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वाटर लॉ देख लेते हैं। तो आपको पहले ही भी बता दिया गया, सबसे पहले जो एक्ट बनाया गया था, जो पास हुआ था, वो सबसे पहले वाटर लॉ ही पास हुआ था। 1976 में अमेंडमेंट जो हुआ उसके तहत वाटर लॉ को पास कर दिया गया था, उसको मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया था। तो जितने भी लॉ बने हैं सबका मेन पर्पस वही है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को, जैसे वाटर लॉ है तो कैसे हम वाटर को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम वाटर का क्वालिटी को इम्प्रूव करें, कैसे उसका हम लोग उसको प्रोटेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें, या फिर उसके लेवल को कैसे हम मेंटेन करें। जैसे वाटर का भी लेवल डे बाय डे डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो उसको हम लोग को मेंटेन करना भी एक टास्क है कि उसको काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल में डिक्रीज़ नहीं हो जाए, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग को फिर पीने का पानी भी मिलना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रूल बनाया गया है वाटर लॉ का। तो वही है जो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974 हैज़ बिन इनेक्टेड to provide for the prevention and control of water pollution and to maintain or restore wholesomeness of water in the country। वही बोल रहा है कि प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना वाटर पोल्यूशन को, कि वाटर में पोल्यूशन कम हो जाए, वाटर में हम लोग प्रोटेक्ट कर दे, पोल्यूशन नहीं बढ़े, या फिर वाटर का जो क्वांटिटी है कंट्री में वो मतलब रिस्टोर भी हो। क्योंकि आजकल रिस्टोर का भी आप देखे होंगे जगह जगह पर रिस्टोर के लिए एक बनाया जाता है ग्राउंड में, जो वो रेन वाटर होता है उसको हम लोग फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई थिंक बोलते हैं उसको, रेन वाटर में फिर उसको अंदर लैंड के अंदर हम लोग अंदर सप्लाई कर देते हैं अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। तो उसका भी एक कंट्रोल करने के लिए, उसको भी मेंटेन करने के लिए उसी लॉ में बनाया गया है।
उसके लिए फिर क्या किया गया कि आपको बताया ही गया है कि कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट लेवल पे स्टेट कंट्रोल बोर्ड की वो उस लॉ को फॉलो करवाएं लोगों से और जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको वो कंट्रोल करें। उसके बाद इस एक्ट के तहत क्या बनाया गया कि आप वाटर बॉडी में आप पॉल्यूशन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड दिया गया है। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्टैंडर्ड दिया गया, गिवन स्टैंडर्ड के बाद आप उसको अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको फिर पेनल्टी देना होगा, आपको जेल भी भेजा जा सकता है या 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी, या हो सकता है दोनों भी आपको करना पड़ जाए। इसलिए वहाँ पर एक गिवन स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको फिर वहाँ पर पेनल्टी देना होगा या फिर आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये लॉ के तहत सारा काम किया जा रहा है आजकल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है जो क्या करता है, जो उसके रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्ट को लिया गया है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड अगर आप जाइएगा तो आपको पेनल्टी देना होगा। तो उसको ये फॉलो करवाता है, उसको ये मनवाता है कि आप उसको ये चेक करते रहता है टाइम टू टाइम कि क्या क्या स्टैंडर्ड है। जैसे आप बाइक में भी देखे होंगे आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर रखना पड़ता है कि आपका बाइक का क्या स्टैंडर्ड है, एक बियॉन्ड स्टैंडर्ड लिमिट से वो पास तो नहीं कर रहा है, लिमिट ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। स्टेट लेवल पे क्या किया गया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। फंक्शन क्या है कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर में उसके डायरेक्शन में वो काम करता है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलती है वो काम करता है। तो ये स्टेट लेवल पे हो गया, ये दोनों हम लोग देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या बताया गया है कि ये जो एक्ट है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है पॉइजन को आप या फिर नॉक्सियस को या पॉल्यूटिंग मैटर जो है उसको आप स्ट्रीम में या वेल में आप उसको नहीं डाल सकते हैं, उसको प्रोहिबिट करता है। वो भी एक स्टैंडर्ड है, उसमें पॉल्यूशन हो गया या नॉक्सियस हो गया उसको आप वाटर में, जैसे इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस या फिर नॉक्सियस या पॉल्यूटिंग मैटर जो होता है वो निकलते रहता है और वो कहीं ना कहीं रिवर में कहीं डिपॉजिट कर दिया जाता है, रिवर में कहीं गिरा दिया जाता है। तो उसका भी एक लिमिट दे दिया गया है कि आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको एक लिमिट में काम करना है। उसके बाद बोल रहा है दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कंसेंट फॉर टेम्परेचर डिस्चार्ज एज डन बाई कूलिंग टावर यूज़र। जैसे कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, वहाँ पर क्या किया जाता है, हीट को एक्सचेंज किया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा हीट को एक्सचेंज करके उसको हम लोग वाटर बॉडी में आप नहीं गिरा सकते हैं, बिकॉज जो वाटर में इक्वेटिक एनिमल्स है, इक्वेटिक जो कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है, वो क्या हो सकते हैं उस टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकते हैं, वहाँ पर मर सकते हैं, जो वहाँ पर लाइफ है वो मर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन का मेन आपको नज़र आ रहा होगा कि अपने आसपास जो वाटर बॉडीज़ है उसको तो प्रोटेक्ट करना है, उसमें जो लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करना है और उसको लेवल को भी मेनटेन करके ख़त्म होने से बचाना है, उसको फिर से रिकवर करना है। तो ये मेन हमने देख लिया वाटर पोल्यूशन का जो लॉ बनाया गया है, वो द वाटर, इसका नाम ही है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो हमने आज के लेक्चर में वाटर का प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स है वो हमने मेन पॉइंट को डिस्कस कर लिया, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो हमने क्या क्या यहाँ पर देख लिया है, द वाटर प्रिवेंशन 1974 में स्टार्ट हुआ था, जो अमेंडमेंट करके 1976 में वो अमेंडमेंट करके उसको ऐड कर दिया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन में आपने देखा बोर्ड्स बनाए गए हैं। बोर्ड्स का मेन काम है कि जो भी रूल्स वाटर पोल्यूशन में दिया गया है उसके तहत आपको उस रूल को फॉलो करवाना है और जो भी उसको अगेंस्ट में जाते हैं या जो उस बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं उसको आपको वहाँ पर पेनल्टी या फिर उनको जेल भेज देना है। मेन रीज़न यही है, मेन जो इस लॉ को लाने का है मेन पर्पस यही है कि इसको हम लोग मेंटेन करें, इम्प्रूव करें क्वालिटी को, या फिर उसको प्रोटेक्ट करें, उसको पोल्यूशन होने से बचाएं, वाटर बॉडीज जो भी है उसको पॉल्यूट होने से हम लोग को बचाना है। तो वाटर का हम लोगों ने लॉ देख लिया है। अगले क्लास में हम लोग एयर पोल्यूशन का जो लॉ है एयर, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल का जो लॉ है वो हम लोग देख लेंगे। 2 पार्ट में हमारा ये पोल्यूशन वाला कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस लॉ के बारे में आएगा तो इस तीनों लॉ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा और कब आया था वो लॉ बता दीजिएगा। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको लिख देना है। पढ़ने के लिए अगर लॉ में आप इन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम के पर्पज़ के लिए मेन ही चीज़ें पढ़ते हैं, मेन आर्टिकल ही पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप लोग पॉलिटी आपके एग्ज़ाम में भी आता है, टेक्निकल जो पेपर होते हैं कम्पिटिटिव, उसमें पॉलिटी भी पूछता है, तो अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। कुछ आर्टिकल्स जो मेन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कितना है, क्या क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कितने एक्ट, कितने आर्टिकल्स हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल है, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग
उसको देखना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, और आगे फिर जब लेक्चर अपलोड किया जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो उससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।